साथियों, आजकल किसान आंदोलन बहुत चर्चा में है। मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे वीडियो आ रहे हैं, बहुत सारे समाचार आ रहे हैं और एक बात जो मैं नोट कर रहा हूं वो ये है कि सब में संतुलित विचार की कमी है और उत्तेजनात्मक बातें ज्यादा हैं। उदाहरण के तौर पर ये कहा जा रहा है कि बड़े औद्योगिक घराने किसानों को इन कृषि बिलों के बाद लूट लेंगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर ये सत्य होता तो फिर आज अमेरिका में किसान जो हैं वो तो अमेज़न और वॉलमार्ट के रहमो करम पर होते, वो तो उनको लूट रहे होते। लेकिन ये सच नहीं है। हालांकि ये बात है कि अमेरिका में भी किसान जो है वो सब्सिडी, जो सरकार सब्सिडी दे रही है उस पर निर्भर है। साथ में ये तो कहा जा रहा है कि उनको लूटा जाएगा, किसानों को, पर यह नहीं देखा जा रहा है कि जो पंजाब और हरियाणा के किसान पिछले 50-60 साल से पानी और भूमि की उर्वरकता की लूट कर रहे हैं, उसका क्या? उसके कारण तो पंजाब और हरियाणा रेगिस्तान बनने के कगार पर आ गया है। उसके बारे में कोई बात नहीं हो रही है, क्योंकि ये सारा विवाद बीजेपी विरोधी या बीजेपी समर्थक विचारधारा का विवाद बन गया है। इसलिए मैंने सोचा मैं आपके साथ जो कुछ अपने अनुभव कृषि से संबंधित हैं या गांव से संबंधित हैं उनको शेयर करूं। अपने कार्यकाल के दौरान पंजाब में मैंने ये देखा था कि हालांकि जो नेशनल हाईवे होते थे वो इतने पक्के नहीं होते थे, इतने अच्छे नहीं होते थे, लेकिन पंजाब के जो गांव की सड़कें होती थी वो एकदम फर्स्ट क्लास होती थी। ये मुझे हैरानी होती थी कि और प्रदेशों में देखता था वहां की गांव की सड़कें खराब होती थी, लेकिन पंजाब में जो है चकाचक गांव की सड़कें हैं। उसका मैंने कारण ढूंढने की कोशिश की तो पाया कि पंजाब में एपीएमसी जो है, मंडियों के जो है, उनका एक मंडीकरण बोर्ड है जो इन सड़कों की देखरेख करता है और उसके लिए जो है बैंकों से हर साल 600 करोड़ के करीब का ऋण भी लिया जाता था, जो वो बराबर वापस करते रहते थे। तो मतलब ये कि इस एपीएमसी की व्यवस्था से पंजाब की सड़कें हमेशा ठीक रहती थीं। अब जब ये व्यवस्था बिखर जाएगी तो क्या कोई एमएनसी या कोई उद्योगपति इनमें निवेश करेगा? मुझे आज तक तो कोई भी एमएनसी या कोई भी उद्योगपति ग्राम या कृषि में निवेश करता हुआ नहीं दिखा है। उसके निवेश के लिए सब सरकार के आगे ही हाथ फैलाते हैं। एक बात ये। दूसरी बात, हमारे बैंक में जो किसान कृषि ऋण दिया जाता है वो दिया जाता है स्केल ऑफ फाइनेंस के आधार पर।
मतलब अगर किसी की भूमि है तो प्रति एकड़ कितना दिया जाए ये निर्धारित होता है। ये दिशा निर्देश नाबार्ड देता था और जो है अधिकतम सीमा लागू की जाती थी, इतना दिया जा सकता था। लेकिन नाबार्ड और आरबीआई ने बीच में इन सीमाओं में थोड़ा रिलैक्सेशन जो है वो मान ली थी। तो उसी दौरान क्या हुआ, बैंक में एक स्कीम चली किसान गोल्ड कार्ड की। उस किसान गोल्ड कार्ड के जरिए यह तय किया गया कि जो किसान की भूमि की वैल्यू है उसका आधा 50% उसको लोन दिया जा सकता है। इससे कृषि ऋण में तो बहुत बढ़ावा हुआ, मगर जब देखा गया कि साथ साथ इसका क्या एक इफेक्ट हुआ, वो ये हुआ कि जो बड़े किसान थे उन्होंने लोन लेकर छोटे किसानों की जमीनों को खरीदना शुरू कर दिया। जब ये बात फैली तब जाके आरबीआई बीच में आया और उन्होंने जो है इस पर कहा कि ये जो है कृषि ऋण नहीं है, इसलिए जो है वापस स्केल ऑफ फाइनेंस पर लाया जाए। तो इस तरीके से किसान गोल्ड कार्ड स्कीम खत्म हुई। मैं इसी संदर्भ में कहना चाहता हूं कि मैं ये नहीं जानता कि ये जो कृषि बिल हैं ये कौन सा क्रांतिकारी परिवर्तन लाएंगे, मगर एक बात मैं जरूर जानता हूं, इन कृषि बिलों के माध्यम से जो बड़े किसान हैं उनको जरूर फायदा होगा, उनकी आमदनी जरूर बढ़ेगी, क्योंकि उनमें फायदा उठाने की क्षमता ज्यादा रहेगी। और यदि ये होगा तो कृषि भूमि के भाव भी बढ़ेंगे, और अगर कृषि भूमि के भाव बढ़ेंगे तो जैसे अब भी हो रहा है, जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं उनको खेती करने के बजाय जमीन को बेचना ज्यादा अच्छा महसूस होगा। तो वो बन जाएंगे या तो खेतीहर मजदूर या सीधे मजदूर शहर की तरह पलायन करने वाले। अगर कृषि भूमि बेची जाती है और किसान जो हैं कम से कम होते हैं इस भूमि के लिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। अभी जो है मतलब जो आबादी है, हमारे रोजगार का जो प्रतिशत है 55% रोजगार कृषि में है, और जबकि ये करीब जीडीपी को 17% का या 15, 17, 18 इतना योगदान देता है। ये सही नहीं है, और सरकार की भी मंशा यही है कि जो रोजगार का प्रतिशत कृषि पर है वो करीब 55-57% से घटाकर 27% तक किया जाए। ये एक बहुत अच्छी बात है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन फिर जो खेतीहर मजदूर और जो किसान जो है मजदूर बन के रह जाएंगे खेतों के बिकने की वजह से, उनके बारे में क्या विचार है। और एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूं, वो ये कि गांव की बेरोजगारी का पता ही नहीं चलता। हमें अर्थशास्त्र में एक कंसेप्ट पढ़ाया जाता था, उसको कहते थे छद्म बेरोजगारी, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। यानी उसके पास गांव में यही स्थिति है आजकल, वास्तविक स्थिति यही है कि लोगों के पास खास काम नहीं है। किसी भी गांव में, मेरे भी गांव में जो है करीब 40-50% नौजवानों के पास कोई ढंग का काम नहीं है, लेकिन किसी से भी बात करो तो वो बोलेगा टाइम किसके पास है। ये है छद्म बेरोजगारी। तो इस बेरोजगारी का क्या निदान है?
इसका समाधान तो ये है कि जो गांव के आसपास ही इस तरह से उद्योग का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, जो औद्योगिक इकाइयां बननी चाहिए छोटी छोटी, और जिनके लिए सूक्ष्म तौर पर, जिनके लिए जो अपना एक तो पूंजी और सूक्ष्म ऋण की सुदृढ़ और सुचारू व्यवस्था होनी चाहिए। यदि ऐसा हो तो कृषि पर जो रोजगार की निर्भरता है वो अपने आप कम हो जाएगी और शायद इन कृषि विधेयकों की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब भी अगर आप बारीकी से देखें तो गांव में वही घर जो है व्यवस्थित है जिस घर में कम से कम एक व्यक्ति जो है जॉब करता हो, अन्यथा खाली खेती हर मजदूरी या कृषि पर घर, छोटी कृषि पर घर व्यवस्थित नहीं रह सकते हैं। तो आवश्यकता तो इस सोच की है, एक समग्र सोच की, लेकिन वो सोच कहां है? यहां तो ये आवश्यकता है कि जो पाश्चात्य मॉडल हैं उनके आधार पर प्रगति दिखाई जाए। मैं एक बात विश्वास से कहता हूं कि अगर आज बीजेपी की जगह कांग्रेस की सरकार होती तो वो भी ये जरूर विधेयक या इसी तरह के विधेयक लाती, क्योंकि कुछ तो दिखानी है प्रगति और तथाकथित रिफॉर्म्स की। यही हमारे देश की विडंबना है। मतलब जो ये विधेयक भी उसी तरह हैं जिस तरह वो हाथी और 5 अंधों की कहानी है। उसी तरह के विधेयक लाए जाते हैं जो हाथी को समग्र रूप में नहीं देखते हैं। वही कहानी बार बार दोहराई जा रही है। और विडंबना यह है कि मोहम्मद यूनुस जैसे अर्थशास्त्री, जिनका बांग्लादेश के गरीबी उन्मूलन जो कि भारत से अच्छा है उसमें महत्वपूर्ण योगदान है, उनको बुद्धिजीवी अर्थशास्त्री मानते ही नहीं है। वो अर्थशास्त्री मानते हैं रघुराम राजन को या अरविंद पनगड़िया जी को, जो जिनकी दाल जब नहीं गलती है वापस अमेरिका चले जाते हैं। तो साथियों, अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि घबराइए नहीं। इन कृषि विधेयकों से कोई आमूलचूल क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं होने जा रहा है। ये जो रिफॉर्म्स की प्रक्रिया चली है उसी का ही एक पायदान है, उसी वो पायदान जिससे इंडिया तो शाइन करता जा रहा है और भारत वैसे ही अंधकार में है। जय हिंद।